किसी कमेंट्री बुक्स की भी हेल्प लेते होंगे पढ़ते वक्त? कमेंट्री बुक्स, ठीक है। एक ने कहा कि कमेंट्री बुक्स ठीक है। एनीबडी एल्स जिन्हें कमेंट्री बुक्स ज्यादा बेटर लगती हो? चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आज कमेंट्री बुक से ज्यादा आप बेयर एक्ट को पसंद करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ओके, बिकॉज दे प्रोवाइड द एग्जैक्ट मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द सेक्शन। ठीक है, करेक्ट है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा आज कि आप एग्जैक्ट मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं बेयर एक्ट के सेक्शन से ही। फर्स्ट ऑफ ऑल, चलिए बेयर एक्ट के बारे में कुछ बता देता हूँ। बेयर एक्ट होती क्या है? ये तो आपको भी पता होगा सब लोगों को कि बेयर एक्ट एक्चुअली जो स्टेट्यूट प्रोविजंस होते हैं, लेजिस्लेचर द्वारा बनाया हुआ एग्जैक्ट लॉ बेयर एक्ट में लिखा होता है। ठीक है, जितनी भी कमेंट्री बुक्स होती हैं वो सारी कमेंट्री बुक्स पहले बेयर एक्ट की मदद से लॉ को समझती हैं, पढ़ती हैं, उसके बाद केस लॉ के साथ उसे एज अ कमेंट अपनी बुक्स में लिखती हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा लॉ इज डायनेमिक, यानी कि लॉ जो है वो समय के साथ चेंज होते जाता है। कमेंट्री बुक्स में मेनली आपको केस लॉ देखने को मिलते हैं, यानी कि जिन्हें हम प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। आपको भी पता होगा सब लोगों को कि प्रेसिडेंट जो है वो चेंज होते जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस चल रहा है, आज उस पर जो जजमेंट हुआ है हो सकता है 5 साल बाद उस जजमेंट को फिर से चैलेंज किया जाए और उसको बदल दिया जाए। जैसे करंटली अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में आपने सुना होगा करंटली एक रिजर्वेशन वाला केस चल रहा है फिर से। सो प्रेसिडेंट्स आर गोइंग टू चेंज आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम, बट जो लॉ है, बेयर एक्ट के अंदर जो लॉ लिखा है, आप उसे पढ़ते हैं और उन्हीं को इंटरप्रेट करके चैलेंज किया जाता है, तब जाके प्रेसिडेंट बनते हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको पता चल गई होगी कि कमेंट्री से ज्यादा बेहतर होते हैं बेयर एक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंस के मामले में अगर देखें तो। अब बताता हूँ स्कोप और सेक्शन के मामले में। सबसे पहले आप बेयर एक्ट करेक्टली चूज किया करें। जैसे कि आप लोगों में से कुछ होंगे जो प्योर इंग्लिश के बेयर एक्ट उठाते हैं, कुछ एकदम प्योर हिंदी की, बट मैं रेफर करूंगा कि आप टिकलॉट एडिशन उठाया करें। आप लोग सभी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट्स में, जैसे हमारी स्टेट में तो होता है, एक ट्रांसलेशन का पेपर होता है सिविल जज के एग्जाम में। आप लोग जिन भी स्टेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आपके वहां पे ट्रांसलेशन का पेपर होता है लॉ? इसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना पड़ता है। एनीवन? होता है, ठीक है। अब आप सोचिए कमेंट्री बुक्स में तो आपको ट्रांसलेशन मिलेगा नहीं, ट्रांसलेशन के लिए आपको बेयर एक्ट का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, जिनके पास ट्रांसलेशन नहीं है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट जिनके यहाँ पर ट्रांसलेशन का पेपर होता है उनके लिए ये पॉइंट है कि आप टिकलॉट एडिशन बुक उठाएं, बेयर एक्ट, ताकि जो वर्ड्स आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, देयर आर ऑफन सम फ्रेजेस इन इंग्लिश दैट आर वेरी दैट क्रिएट वेरी कंफ्यूजन। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है उनको देख के। आप उन्हें एक बार हिंदी में देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और साथ ही उसका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको याद रहेगा। तो अगर एग्जाम में उस पेपर में वो ट्रांसलेशन आ जाता है, इट विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, बेयर एक्ट की लैंग्वेज बहुत टफ लगती है बच्चों। एक तो लैंग्वेज टफ लगती है, दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि वो सिस्टमेटिक अरेंज नहीं होता है। सिस्टमेटिक अरेंज यानी कि जैसे कि प्रोसीजरल लॉ में अगर देखें, मेनली लॉ हमारी दो टाइप की हो रही है यहाँ पे, हम दोनों को अभी सेपरेट कर देते हैं, प्रोसीजरल और सब्सटेंसिव। प्रोसीजरल में तो वो सब लॉ आ गई है जिसमें प्रोसीजर बताते हैं, जैसे कि सीपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ, और सब्सटेंसिव में ये सब आ गए अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सब्सटेंसिव में तो एक बार फिर भी आपको सब कुछ सिस्टमेटिक अरेंज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में द सेक्शंस आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल चूज बेलमेंट या चूज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों ने सीपीसी पढ़ा होगा ना, आपको पता है ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्योंकि मैं इसका इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ आपको नोट्स बनाने के लिए।
अगर किसी को नहीं पता हो तो पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पार्टीज के बीच होते नहीं हैं, बट दे अपीयर टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, दे प्रिटेंड्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट के जैसे दिखते हैं, एक्चुअली वहां पे पार्टियों ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है, बट फिर भी उनके बिहेवियर से, कुछ सर्कमस्टेंसेस से वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ढूंढेंगे तो मैं आपको बता दूं ये आपको कहाँ मिलेगा। सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72, फ्रॉम सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड सिस्टमेटिकली। इनके अलावा वो कहीं नहीं मिलेगा बेयर एक्ट में आपको। ये 68 से 72 में ही पूरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जब आप इनके नोट्स प्रिपेयर करने बैठे तो कमेंट्री बुक्स तो आप उठा ही लेना बाद में, पहले बेयर एक्ट से ही देखना कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में इनने क्या एक्सप्लेन किया। सेक्शन 68 से लेकर 72 जब आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो देखिए, आप जब ये पोर्शन उठाएंगे बेयर एक्ट का तो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि उसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया है। जब आप बेयर एक्ट को उठाएंगे तो उसमें कहीं भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज ही नहीं करा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। उसमें जो वर्ड यूज करा है वो करा है, एक सेकंड में आपको, आप लोगों के पास सीपीसी का बेयर एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट है या मैं शो करूं? एक सेकंड में आपको शो कर देता हूं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, चैप्टर 5 मैंने बताया था सेक्शन 68 से 72 तक। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे सेक्शन 68 से 72 तक सेक्शन तो यहाँ पे लिखे हैं, चैप्टर 5 लिखा है और टाइटल लिखा है ऑफ सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कुछ ऐसे रिलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के जैसे दिखाई देते हैं, ऐसा दिखाई देते हैं जैसे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाए गए हैं। दोज रिलेशंस व्हिच आर लुकिंग लाइक दे आर क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, बस इसी को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम बोलते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कस इट्स प्रोविजंस। तो आपको जब भी बेयर एक्ट से नोट्स बनाना तो सबसे पहले ऐसे वर्ड्स ढूंढना पड़ेंगे जो बेयर एक्ट में नहीं दिखते हैं पर एग्जाम के क्वेश्चन में दिखते हैं। तो आप चैप्टर 5 जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप सबसे पहले अपनी बेयर एक्ट में उसी दिन लिख लीजिए कि इसी को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और ये सेक्शन 68 से 72 तक दिए। अब जब आप नोट्स प्रिपेयर करने बैठेंगे तो आपको पता रहेगा कि चैप्टर 5 को ही हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो आपका जो नोट्स का टाइटल रहेगा वो रहेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में नोट्स बनाना शुरू कर दिए, इंट्रोडक्शन जब आप उसमें देंगे तो आप बता देंगे कि दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, दे डिड नॉट टेक प्लेस बिटवीन द पार्टीज बाय एन एग्रीमेंट और एनीथिंग, बट दे रिजेंबल देमसेल्व्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट के जैसे दिखते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर एग्जाम में क्वेश्चन तो यही पूछा है ना, व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कस इट्स प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंट्रोडक्शन में आपका मीनिंग तो हो ही गया। अब आप जब प्रोविजंस बताएंगे तो आप ये बताएंगे सेक्शन 68 से 72, और इसमें आपको सेक्शन 68 से 72 बताने में भी कई बार लगता होगा कि सेक्शन एज इट इज कैसे बताएं। सेक्शन एज इट इज हमें कभी भी नहीं बताना होता है वहां पे टाइटल के साथ। देखिए, जैसे कि सेक्शन 68 का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ लिखा है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। यानी कि a person who is incapable of contracting, you have supplied some necessaries to that person। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैपेबल हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जब भी कभी एक बड़े सेक्शन को पढ़ने में दिक्कत आए या प्रॉब्लम क्रिएट हो सेक्शन को समझने में, तो उसे पार्ट्स में ब्रेक कर। जैसे यहाँ पे लिखा है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। लंबा लग रहा है, चलो ब्रेक करो, एक एक का मतलब समझो। यहाँ पे मेन चीज क्या है, some necessaries are supplied to a person who is incapable of contracting। यानी पर्सन जो है वो इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अब आप सोचिए कि कौन व्यक्ति होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैपेबल होता है।
जब आप सोचेंगे कि कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल होता है, तो आपको इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट याद करना पड़ेगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन व्यक्ति कैपेबल होता है, वो इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में दिया है। एक माइनर नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो ये जो इनकैपेबल व्यक्ति यहाँ पे लिखा है ना, वो वही है। ये एक चीज समझ गए। उसके बाद आपने क्या किया उस इनकैपेबल व्यक्ति के साथ? यू हैव सप्लाइड सम नेसेसरीज टू हिम। आपने उसे कुछ नेसेसरी सप्लाई की है। अब नेसेसरी का मतलब समझो। व्हाट डू यू मीन बाय नेसेसरीज? नेसेसरी मीन्स एनीथिंग विच इज इसेंशियल फॉर लाइफ। जीने के लिए कुछ चीजों की जिनकी जरूरत है, वो नेसेसरीज कहलाती है। आपने किसी इनकैपेबल पर्सन को उसके जीने के लिए कुछ नेसेसरी आइटम सप्लाई किए हैं, या उसके अकाउंट पे किए हैं, यानी उसके लिए किए हैं, एंड यू आर आस्किंग फॉर देम इन रिटर्न, मीन्स यू आर क्लेमिंग देम। तो ये सेक्शन 68 को देखो आपने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो ये कितना ईजी हो गया कि अच्छा, किसी इनकैपेबल व्यक्ति को हमने कुछ नेसेसरी सप्लाई किए थे, तो हम उससे वो वापस मांग सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? अब इसको वो किसी भी तरीके से पूछ ले, पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए आप कुछ बताइए, तो आपको याद आना चाहिए कि सेक्शन 68 में ही था। ठीक है, ऐसे ब्रेक करा करो सेक्शन को। अब आप इसका नोट्स इजीली बना सकते हो। अच्छा ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है इसमें सेक्शन 68 में? ये एक इलस्ट्रेशन मैंने दिया था कि आपको नोट्स प्रिपेयर कैसे करना। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, यू कैन आस्क। और आप लोगों को इसके अलावा और भी कुछ डाउट लग रहा हो तो आप अपनी तरफ से भी पूछ सकते हैं। ओके, ये वाला इलस्ट्रेशन फिर से बनाता हूँ। ओके, और किसी को कुछ डाउट इसके अलावा? चलिए ठीक है। ये इलस्ट्रेशन तो एक छोटा सा टाइटल था, जरा सा, कि कैसे बनाना है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी चीजें जो, जैसे कुछ और भी चीजें होती है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन करके एक चीज होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप ढूंढने जाओगे तो आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। बट सेक्शन 56 उसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले तो ऐसी चीजें आप तो ढूंढ लो। ये आपको कभी मिलेगी जब आप एक बार पूरा बेरेट पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद जब आप कमेंट्रीज को देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक चीज थी जो आपको नहीं दिखेगी इसके अंदर, और ऐसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी नहीं दिखेगी। ऐसे और भी चीजें होती है जो लिखी नहीं होती है इसमें, बट ये इंग्लिश लॉ से हमने एज इट इज ली है, इसलिए हम इसको हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिजेंबल करते हैं। मैंने अभी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बताया, उसमें ये 6 सेक्शन, ये 5 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72, जिसमें आपको अब नोट्स प्रिपेयर करने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्लेम फॉर नेसेसरी हो गया इसमें। उसके बाद दूसरा वाला देखिए, सेक्शन 69। अच्छा, एक सेक्शन का तो नोट हो गया यहाँ पे, दूसरा बता दो। रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। अच्छा ठीक है, ये जो 5 कॉन्ट्रैक्ट में बताने वाला हूं ना, ये पांचों ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको इंट्रोडक्शन के बाद ये 5 बताना है कि अच्छा ये सब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो देख लिया आपने कि इनकेपेबल व्यक्ति को कुछ नेसेसरी देते हैं, और हम जब उससे वो वापस मांगते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला? क्योंकि आपने उस इनकेपेबल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, फिर भी आप अपनी चीज वापस मांग रहे हो। सेकंड, सेक्शन 69, रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर। कोई व्यक्ति पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर, इस लाइन का मतलब समझिए। जो मनी है वो ड्यू किसी और व्यक्ति का है, लेकिन उसका ड्यू पे किसी और ने किया। जो अमाउंट है वो ड्यू किसी और व्यक्ति का है। हाउ टू फाइंड केस लॉस? ओके, बताता हूं। पहले ये वाला कंप्लीट करो, फिर केस लॉ का भी बताऊंगा। आपने यहां पे देखा कि जो मनी है वो ड्यू है किसी और को, बट उसे पे किया है किसी और ने।
तो जो व्यक्ति ने किसी और के लिए ड्यू पे कर दिया है, क्या वो उससे अपना पेमेंट वापस नहीं मांगेगा? मांगेगा, ऑफ कोर्स मांगेगा, क्योंकि उसने किसी और के लिए पे किया है। अच्छा, कोई और आपके लिए पे क्यों करेगा? यहाँ पे आगे उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है, इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। वो व्यक्ति आपके ड्यू को पे करने में इंटरेस्टेड होगा, इसलिए उसने पे कर दिया। अब उसने आपके लिए पे किया है तो वो आपसे वापस भी मांगेगा और आपको उसे वापस भी देना पड़ेगा। दैट इज नोन एज रीइंबर्समेंट। देखिए, इस सेक्शन को भी हमने ब्रेक कर दिया तो ये समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 68 में बताया था कि कैसे नेसेसरी सप्लाई किया जाता है किसी इनकैपेबल पर्सन को, तो इसका एक और सबसे अच्छा तरीका होता है समझने का। वो तरीका क्या होता है, देखिए। देखिए, अभी मैं आपको जब सेक्शन 68 बता रहा था, तो सेक्शन 68 में आपने देखा कि किसी इनकैपेबल व्यक्ति को हमने कुछ नेसेसरी सप्लाई किए हैं। तो आप इसे इस तरीके से और नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लिखिए इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 68, यानी कि सेक्शन 68 के इसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं। आप सेक्शन को पढ़ पढ़ के उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसको इजी वे में लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि सेक्शन को एक बार पढ़ लिया वापस डायरेक्ट उठाओगे तो फिर से वही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स देखने में इजी होते हैं। तो देखिए, आपने इसको ब्रेक करने की कोशिश की। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 68, सबसे पहले आपने क्या इसेंशियल देखा था वहां पे, कि आपने नेसेसरी सप्लाई किया है। ठीक है, आपने नेसेसरी सप्लाई किया है और किसको किया है वो भी याद रखना। आपने किसको सप्लाई किया था? अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो आपका सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट जो यहाँ पे हो जाएगा वो होगा सप्लाइंग नेसेसरीज टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। देखिए, अब ये हमने बेयर एक्ट से देख के अपनी नोटबुक में लिख लिया। अब बेयर एक्ट को भूल जाओ। ठीक है, सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट अपनी कॉपी से बाद में देखना कि आपने नेसेसरी सप्लाई किया है किसी व्यक्ति को हु इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये पहला नेसेसरी था। दूसरा, नेसेसरीज मस्ट बी suited to his condition of life। जो नेसेसरीज है वो उसकी कंडीशन ऑफ लाइफ को सूट करना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी नेसेसरी की बात नहीं चल रही है कि आप उसको कुछ बड़ी कार दिला रहे हैं या उसको बाइक दिला रहे हैं। ये कोई कंडीशन ऑफ लाइफ की नेसेसरी नहीं होती। कंडीशन ऑफ लाइफ की नेसेसरी यानी कि खाना पीना और रहना, ये नेसेसरी वो होना चाहिए। ये चीज आपको सेक्शन में देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको ढूंढना पड़ेगी केस लॉ के अंदर। अब आपने एक सवाल मुझसे पूछा था अभी कि केस लॉ कहाँ से ढूंढोगे आप। ठीक है, जब मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि आप बेयर एक्ट ही देखते हैं सिर्फ या कमेंट्री बुक्स भी देखते हैं, तो आपने कहा था कि कमेंट्री बुक्स भी हम प्रेफर करते हैं। तो देखिए, जब आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को बेयर एक्ट से देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को आप बेयर एक्ट से देख रहे हो, तो पहले तो आपने सारे सेक्शन पढ़ लिए। सारे सेक्शन पढ़ने के बाद जैसे मैंने इसेंशियल एलिमेंट बताया, इस तरह से आपने अपने ऊपर अपनी नोटबुक में प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, ये दो चीज आपकी कंप्लीट हो गई। फिर आप सोचेंगे कि केस लॉ कहाँ से लिखें। तो देखो, जो आप बेयर एक्ट लेते हैं, जैसे कुछ बेयर एक्ट होती है, जैसे कि यूनिवर्सल बेयर एक्ट होती है, उसमें पर्टिकुलर सेक्शन के बाद इंपॉर्टेंट केस लॉ भी दिए होते हैं। छोटे छोटे दिए होते हैं बट दिए होते हैं। केस का नाम दिया होता है और उसकी मेन चीज, उसका मेन टॉपिक, व्हाट वाज द मेन क्वेश्चन इन दैट केस, वो वहां पे लिखा होता है। तो आप उनकी मदद से केस लॉ को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कमेंट्री बुक्स हैं, तो कमेंट्री बुक्स में से सबसे पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को आपने बेयर एक्ट से कंप्लीट कर दिया। जब आप नोट्स बनाओगे तो आपने बेयर एक्ट से तो कंप्लीट कर ही दिया है। अब आप कमेंट्री बुक्स को भी देख लीजिए कि कमेंट्री बुक में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या दिया। पहले आपको सेक्शन समझ में आना चाहिए, केस लॉ उसके बाद मूव करें। सेक्शन समझ गए, आप कमेंट्री बुक्स पे आ जाओ और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट केस लॉ देख, तो आपको केस लॉ वहां से भी मिल जाएंगे। बेसिकली केस लॉ इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। नो, यू डोंट हैव टू स्टडी द होल केस लॉ फॉर प्रिपेयरिंग इन जुडिशरी। यू डोंट हैव टू स्टडी होल केस लॉ। जो मेन चीज आपको वहां पे स्ट्रेटेजी देखना होती है वो ये देखना होती है कि व्हाट इज द मेन क्वेश्चन इन दैट केस लॉ। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, फॉर लोअर जुडिशरी,
जैसे कि आप लोअर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करते हो, जब आप सिविल जज बनने के लिए प्रिपेयर करते हो, दैट इज नोन एज लोअर जुडिशरी। लोअर जुडिशरी में पूरे केस लॉ कभी नहीं पूछे जाते, ठीक है। हाँ, अगर आप हायर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए, वहां पे पूरे केस लॉ की स्ट्रेटेजी आपको पढ़ना पड़ेगी। हमारी लोअर जुडिशरी में यू डोंट हैव टू प्रिपेयर होल केस लॉ, यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड द बेसिक क्वेश्चन विच वॉज इन क्वेश्चन एट दैट इन दैट केस। वो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए और थोड़े से उसके फैक्ट्स आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली केस लॉ से नहीं बनता है। हमें सिर्फ केस लॉ कहाँ काम आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन का एक आंसर आप लिख रहे हो, आपके मेंस में क्वेश्चन आया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। जब आप अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अमेंडमेंट का मीनिंग बताना पड़ेगा। और अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन में बहुत सारे केस लॉ आपको लिखना पड़ता है, जैसे कि केशवानंद भारती केस हुआ, एसआर बोमई केस हुआ। तो ये तो वो फेमस केस लॉ है जो आप शुरू से पढ़ते आए हो। तो सिर्फ इन्हीं केस लॉ को आपको वहां लिखना है कि उनमें क्वेश्चन क्या था, जजमेंट क्या था, बस। पूरे केस लॉ आपको कहीं भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। रिसेंट केस लॉ फाइंड करने के लिए देखिए, आप लोग कुछ सर्च इंजन यूज करते हैं केस लॉ का, जैसे मनु पात्रा हुआ या और कुछ लाइफ लॉ वगैरह। आप में से कितने लोग ऐसे सर्च इंजन यूज करते हैं केस लॉ के लिए? लाइव लॉ, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ रिसेंट केस लॉ आपको कहाँ फाइंड करना है। देखिए, रिसेंट केस लॉ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने लोअर जुडिशरी में, वो क्या है कि प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसको। मेंस में तो क्वेश्चन आने का कोई चांस ही नहीं होता है रिसेंट केस लॉ पे, लेकिन प्रिलिमिनरी में जरूर पूछे जा सकते हैं। और प्रिलिमिनरी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको भी पता है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपको इतना इन डिटेल केस लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। यू डोंट हैव टू स्टडी ऑल द केस लॉ। लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच, ठीक है, करेक्ट है। सिर्फ अपडेट के लिए ही आपको इन पेज की मदद लेना, अपडेट और थोड़े से फैक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ फेमस केस लॉ होने वाले, अभी कुछ फेमस केस लॉ हुए भी हैं, जैसे लास्ट ईयर अयोध्या वाला केस हुआ था, वो भी काफी फेमस था, रिसेंट था। तो उन केस के नाम आपको पता होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि पूरी दुनिया तो उसको अयोध्या के नाम से जानती है कि अयोध्या वाला केस, उसका रियल नेम तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको वो नाम पूरा पता होना चाहिए, वो केस कब फाइल हुआ था, फाइनल डिसीजन कौन ने दिया था, और फाइनल डिसीजन में बेंच कौन सी थी, बेंच कौन सी थी, और उसमें जज कौन कौन थे। ये नॉर्मल नॉर्मल चीज है। क्वेश्चन क्या उसमें चैलेंज किया गया, व्हाट वाज द मेन क्वेश्चन इन दैट केस, और उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उसका क्या प्रेसिडेंट दिया गया, क्या किस बेसिस पे वो जजमेंट दिया गया, ये चीज आपको पता होना चाहिए। बस इससे ज्यादा डिटेल में प्रिलिमिनरी में आपसे कुछ नहीं पूछते। कई बार वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, only the famous case laws are to be notified in not each and every case, बिल्कुल only the famous case law, and famous in the sense कि जिसमें कुछ बड़ा क्वेश्चन चैलेंज किया गया। नॉर्मल केस लॉ जैसे कि, जैसे कई बार देखिए, हर चीज के केस लॉ जो होते हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही नहीं होते हैं, सीपीसी पे भी पूछे जाते हैं। फॉरेन जजमेंट्स में एडमिसिबल इन आवर कोर्ट ऑफ लॉ, आप उनका प्रेसिडेंट दे सकते हैं, बट आप, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो उन्हें लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी आपने सुना होगा कि एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है, जिसमें ईवीएम मशीन पे कैंडिडेट के बारे में सब बताना पड़ेगा कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, एज कितनी है, वो सब डिटेल्स वहां पे डालना पड़ती है। जैसे इस पिटिशन में उनने फॉरेन के बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स दी है। इन देयर प्लीडिंग दे प्लीडेड ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो, कि उन कंट्री में भी ऐसा होता है, वहां पे भी ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है। तो हमारी कोर्ट को उन दूसरी कंट्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हाँ, और अगर किसी फॉरेन जजमेंट को वो देखते भी थे तो वो कौन से फॉरेन जजमेंट्स को देखते थे जो ब्रिटिशर हमारे यहाँ पे रह के दे चुके थे, प्रीवी काउंसिल वगैरह जो होती थी, उनको आज तक देखा जाता है। बट फॉरेन जजमेंट को हमारे यहाँ पे एकदम से एडमिट नहीं किया जाता। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर उसमें होता है तो उन लोगों ने उस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन दिया, मतलब उस क्वेश्चन का उनने क्या जवाब सोचा, वो सोच हमारे यहाँ पे जा सकती है।
हमारी सुप्रीम कोर्ट की और हमारे हाई कोर्ट की वो सोच उस तरह से जा सकती है, बट वो उसको एडमिट नहीं करते हैं एकदम से। सर मेरा ये इसका आगे का सेम क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई इंडियन है, उसके ऊपर कोई और वो आउट ऑफ कंट्री रहता है, जी। XYZ एनी कंट्री, उसके ठीक ऊपर है। कोई केस हुआ, ठीक है, हम्म। फिर उसके ऊपर फिर वहां के कोर्ट ऑफ लॉ ने जजमेंट पास किया जो ठीक है। एप्लीकेबल है, और ठीक है। वही केस सेम, मतलब जैसे वही केस यहाँ पे इंडिया में सेम पास हुआ है उसी के, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ इंडियन कोर्ट में सबमिट कर सकता है? वो जो व्यक्ति था वो दूसरी कंट्री में था, तो वहां पे भी उसके अगेंस्ट कोई जजमेंट पास हुआ, और वो इंडिया में भी आया, हाँ, फिर क्या हुआ? आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी उसके बाद। उसके बाद वही वही चीज उस केस, मतलब जो मतलब इनोसेंट प्रूफ हुआ या उसके अगेंस्ट केस, मतलब कोई भी जजमेंट पास हुआ अच्छा, फॉरेन उसके कोर्ट अगेंस्ट, में वो इनोसेंट प्रूफ हो गया, चलो फॉर एग्जांपल वो इनोसेंट प्रूफ हो गया वहां पे, और वही तो फिर सेम वही केस इंडिया में भी हुआ उसके ऊपर। एग्जैक्टली exactly, तो ठीक है। उसके ऊपर वो तो जो उसे उसको जजमेंट जो यहाँ, फॉरेन कंट्री में हाँ हाँ प्रूफ हुआ है, क्या हाँ, वही जजमेंट इसको एज ए प्रूफ हम सबमिट कर सकते हैं? मतलब आप, हाँ सबमिट तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हमारी कोर्ट उसको एकदम से एडमिट करके इसको इनोसेंट मान लेगी जरूरी नहीं। ओके। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर जो केस हुआ है, वो क्राइम भी हम्म इसने इंडिया में किया होगा, ठीक है, या मान लो हम्म उसने दूसरी कंट्री में भी क्राइम किया था, पर था तो वो इंडियन। और एक इंडियन जब कोई ऐसा क्राइम फॉरेन कंट्री में करता है जो इंडिया में भी क्राइम होती है, तो उस पर यहाँ पे भी हम्म ट्रायल होता है जब भी वो इंडिया आता है, और जिधर से भी वो मिलता है वहीं की कोर्ट उसका जुरिस्डिक्शन ले लेती है। जैसे फॉर ओके। एग्जाम्पल मान लो कि वो व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप का था और वो मुंबई में रिसाइड करता है करेंटली, बट अभी वो मुंबई हम्म में नहीं है, वो फॉरेन कंट्री गया, उसने वहां पे कुछ क्राइम किया, वो जो चीज उसने फॉरेन कंट्री में की वो इंडिया में भी क्राइम है। हम्म। तो जब वो इंडिया आया, जब वो मुंबई आया, तो मुंबई की जो जेएमएफसी होते हैं यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो उसका हम्म। जुरिस्डिक्शन लेके ट्रायल चला सकते हैं। अब मान लो ओके। सपोज कि वो दूसरी कंट्री में इनोसेंट प्रूफ हो गया, अब वो दूसरी कंट्री में इनोसेंट प्रूफ हो गया, वो जजमेंट यहाँ पे लाके देगा तो हमारा जेएमएफसी उसको बिलीव नहीं करेगा एकदम से। वो बोलेगा कि ठीक है, वहां पे जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे, जो भी एविडेंस होंगे, उसके कारण आप बरी हो, वहां इनोसेंट प्रूफ हो, हम हमारे एविडेंस खुद देखें। तो एविडेंस सर्कमस्टेंशियल वगैरह तो वो तो वहां पे हुआ है जो, हाँ, मतलब नहीं इंसिडेंट तो यहाँ वहां पे घटा भी, है, तो उसका यहाँ यहाँ पे पे भी कैसे उसकी, applicable है? यहाँ पे भी उसकी बहुत सारी चीजें देखी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार इनोसेंट प्रूफ करने में कोर्ट आपका बैकग्राउंड भी देखती है कि आप किस चीज से बिलोंग करते हो, जैसे कि पहले कोई क्राइम रजिस्टर्ड है क्या आपके ऊपर। बहुत बार हम्म ऐसे जज किया जाता है, कोई पहले क्राइम हम्म किया, किस फील्ड से बिलोंग करते हो, बैकग्राउंड कैसा रहा है, और वहां पे जो केस आपके ऊपर लगा है उसका इंटेंसिटी कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ केसेस हमारे इंडिया में, कुछ क्राइम ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हीनियस होते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में वो चीजें क्राइम ही नहीं होती। राइट। ठीक है? तो उस हिसाब से यहाँ के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बनाए जाते हैं, सीन रिक्रिएट किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि आपने वहां पे जो एक्ट किया है वो इंडिया में करते तो कितना बड़ा क्राइम होता। रेफरेंस बिल्कुल लेते हैं वो लोग वहां के एविडेंसेस का, और उसको इंटरप्रेट अपने हिसाब से करते हैं। वहां की कोई ओके बाउंडेशन नहीं होती कि मानना ही पड़े ऐसा। ओके ठीक है। गॉट इट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गॉट इट। क्या आया था यहाँ पे। थैंक माय यू। क्वेश्चन इज दैट इन बेयर एक्ट्स ऑफ एवरी सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल लॉ देयर आर मेनी sections. Is each and every section is to study and make notes of only the section that are used on regular basis? ठीक है, बताता हूँ। प्रिलिमिनरी के आप लिए आप पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए, बेयर एक्ट जब आप रीड करते हैं पहली बार, तब तो आपको उसका ईच एंड एवरी सेक्शन रीड करना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है और मैं सबको यही बताता हूँ। पहली बार जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तब आपको उसका पूरा ईच एंड एवरी सेक्शन पढ़ना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बता दूं क्या होता है। बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं जिनको जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ सेक्शन आप देखते होंगे तो लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? देखिए, हर सेक्शन कई बार आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट ऐसा नहीं है। एक बार पढ़ते हैं ना तो सारे सेक्शन पढ़ो, उससे क्या होगा, कुछ चीज छूटी नहीं है। पहला तो कॉन्फिडेंस ये रहेगा, दूसरा ये कि हर सेक्शन के कुछ ना कुछ अपनी चीज होती है।
जैसे कि जब ये लेजिस्लेचर वाले लॉ फ्रेम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ सेक्शन ऐसे ही डाल देते हैं। कई बार तो हम ये भी सोच लेते हैं कि यार ये सेक्शन तो क्या है, पोकेट सेक्शन है, इसका तो कुछ यूज ही नहीं है, बट उसका भी यूज होता है। ठीक है, तो अच्छा एक काम करिए, एक बार फिर से रिज्वाइन करिए, मीटिंग एंड होने वाली है। आप सब फटाफट जिनके भी क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए हैं वो सब रिज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको मीटिंग लिंक भेज रहा हूँ फिर से।